Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में, जिसका टाइटल है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, और यह इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें, और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए हम इस चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 56 के बारे में, और आज की जो पहली हेडिंग है वो है द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, मतलब कि गुट निरपेक्ष नीति के बारे में। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कोई अलग थलग प्रक्रिया नहीं था। इट वॉज a part of the worldwide struggle against colonialism and imperialism, मतलब कि यह उपनिवेशवाद मतलब कि कोलोनियलिज्म और साम्राज्यवाद मतलब इंपीरियलिज्म के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष का एक हिस्सा था। It influenced the liberation movements of many Asian and African countries. इसका मतलब हुआ कि इसने कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रभावित किया। Prior to India's independence, there was contacts between the nationalist leaders of India and those of other colonies, united as they were in their common struggle against colonialism and imperialism. हम कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता से पहले भारत के राष्ट्रवादी नेताओं मतलब कि नेशनलिस्ट लीडर्स और अन्य उपनिवेशों के नेताओं के बीच संपर्क थे, क्योंकि वे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने साझा संघर्ष में एकजुट थे। The creation of Indian National Army, that is INA, by Netaji Subhash Chandra Bose during the Second World War was the clearest manifestation of the linkages established between India and overseas Indians during the freedom struggle. इसका मतलब हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब आईएनए की स्थापना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच स्थापित संबंधों को सबसे स्पष्ट उदाहरण था। The foreign policy of a nation reflects the interplay of domestic and external factors, मतलब कि किसी राष्ट्र की विदेश नीति आंतरिक और बाहरी कारकों के परस्पर प्रभाव को दर्शाती है। Therefore, the noble ideals that inspired India's struggle for freedom influenced the making of its foreign policy, मतलब कि इसलिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदेशों ने उसकी विदेश नीति के निर्माण को प्रभावित किया। But India's attainment of independence coincided with the beginning of the Cold War era, a period which was marked by the political, economic, and military confrontation at the global level between the two blocs led by the superpowers, the US and the USSR. इसका मतलब हुआ कि हम यह कह सकते हैं, लेकिन भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर के दौर की शुरुआती के साथ हुई। यह वह समय था जब दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले गुटों के बीच वैश्विक स्तर पर राजनीतिक मतलब कि पॉलिटिकल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक
और सैन्य मतलब मिलिट्री टकराव देखा गया। The same period also witnessed developments like the establishment of the United Nations, the creation of nuclear weapons, and the emergence of कम्युनिस्ट चाइना एंड द बिगनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 57 के बारे में, मतलब कि उसी समय में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, परमाणु हथियारों का निर्माण, साम्यवादी चीन का उदय और उपनिवेशवाद के अंत की शुरुआत जैसी घटनाएं भी हुईं। So, India's leadership had to pursue its national interest within the prevailing international context। हम यह कह सकते हैं कि इसलिए भारत के नेतृत्व को अपने राष्ट्रीय हितों को उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ाना पड़ा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, दैट इज नेहरूज रोल के बारे में, मतलब कि नेहरू जी की भूमिका के बारे में। The first Prime Minister Jawaharlal Nehru played a crucial role in setting the national agenda। मतलब कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। He was his own foreign minister। वे स्वयं अपने विदेश मंत्री भी थे। Thus, both as the Prime Minister and the Foreign Minister, he exercised profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964। हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों के रूप में उन्होंने 1946 से 1964 तक भारत की विदेश नीति के निर्माण और क्रियान्वहन मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन पर गहरा प्रभाव डाला। द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वर, मतलब कि नेहरू जी की विदेश नीति के तीन मुख्य उद्देश्य थे। टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सोवर्निटी, हम यह कह सकते हैं कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता की रक्षा करना। प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब कि क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करना। एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। नेहरू विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, मतलब कि नेहरू इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। There were, of course, parties and groups in the country that believed that India should be more friendly with the bloc led by the US because that bloc claimed to be pro-democracy। मतलब कि निसंदेह देश में ऐसी पार्टियां और समूह भी थे जो मानते थे कि भारत को अमेरिका नेतृत्व वाले गुट के साथ अधिक मित्रवत होना चाहिए, क्योंकि वह गुट स्वयं को लोकतंत्र समर्थक मतलब प्रो डेमोक्रेसी कहता था। Among those who thought on these lines were leaders like Dr. Ambedkar, मतलब कि ऐसा सोचने वालों में डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेता भी शामिल थे। Some political parties which were opposed to communism also wanted India to follow a pro-US foreign policy। मतलब कि कुछ राजनीतिक दल जो साम्यवाद के विरोधी थे चाहते थे कि भारत अमेरिका समर्थक विदेश नीति अपनाए। These included the भारतीय जनसंघ and later स्वतंत्र पार्टी, मतलब कि इनमें भारतीय जनसंघ और बाद में स्वतंत्र पार्टी शामिल थे। But Nehru possessed considerable leeway in formulating foreign policy, मतलब लेकिन हम यह कह सकते हैं कि लेकिन विदेश नीति बनाने में नेहरू के पास पर्याप्त स्वतंत्रता थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, हम यह कह सकते हैं दो गुटों से दूरी के बारे में। The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing Cold War tensions, and by contributing human resources to the United Nations peacekeeping operations। इसका मतलब हुआ कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने
गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन करके, शीत युद्ध के तनाव को कम करके और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस देकर एक शांतिपूर्ण विश्व के सपने को गंभीरता से आगे बढ़ाया। You might ask why India did not join either of the two camps during the Cold War era. मतलब कि आप यह पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौर में भारत ने दोनों गुटों में से किसी एक में क्यों शामिल नहीं हुआ। India wanted to keep away from the military alliances led by the US and Soviet Union against each other. मतलब कि भारत अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले एक दूसरे के खिलाफ बने सैन्य गठबंधनों मतलब मिलिट्री अलायंसेस से दूर रहना चाहता था। During the Cold War, the US led North Atlantic Treaty Organization, that is NATO, and the Soviet led Warsaw Pact came into existence. मतलब हम यह कह सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका नेतृत्व वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नाटो और सोवियत नेतृत्व वाला वार्सो पैक्ट अस्तित्व में आया। इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। मतलब कि भारत ने गुटनिरपेक्षता को आदर्श विदेश नीति दृष्टिकोण के रूप में अपनाया। This was a difficult balancing act and sometimes the balance did not appear perfect. मतलब कि यह एक कठिन संतुलन साधने जैसा था और कभी कभी यह संतुलन पूर्ण नहीं दिखता था। In 1956, when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue, India led the world protest against the neo-colonial invasion. This neo-colonial invasion इसका मतलब हुआ कि 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मुद्दे पर मिस्र मतलब कि इजिप्ट पर हमला किया, तब भारत ने इस नव औपनिवेशिक आक्रमण मतलब नियो कॉलोनियल इन्वेजन के खिलाफ विश्व स्तर पर विरोध का नेतृत्व किया। But in the same year, when USSR invaded Hungary, India did not join its public condemnation. मतलब कि लेकिन उसी वर्ष जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, तो भारत ने उसके सार्वजनिक विरोध में शामिल नहीं हुआ। Despite such a situation, by and large, India did take an independent stand on various international issues and could get aid and assistance from the members of both the blocs. हम यह कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति के बावजूद कुल मिलाकर भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र रुख अपनाया और दोनों गुटों के सदस्य देशों से सहायता और मदद प्राप्त कर सका। While India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment, Pakistan joined US-led military alliances. इसका मतलब हुआ कि जब भारत अन्य विकासशील देशों को गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था, तब पाकिस्तान अमेरिका नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों में शामिल हो गया। The US was not happy about India's independent initiatives and the policy of non-alignment मतलब कि भारत की स्वतंत्र पहल और गुटनिरपेक्ष नीति से अमेरिका खुश नहीं था। Therefore, there was a considerable अब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 58 के बारे में। There was considerable unease in Indo-US relation during the 1950s. इसलिए 1950 के दशक में भारत अमेरिका संबंधों में काफी असहजता रही। The US also resented India's growing partnership with the Soviet Union, मतलब कि अमेरिका भारत की सोवियत संघ के साथ बढ़ती साझेदारी से भी नाराज था। You have studied in the last chapter the strategy of planned economic development adopted by India. आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि भारत ने नियोजित आर्थिक विकास की रणनीति अपनाई थी। This policy emphasized import substitution. इस नीति ने आयात प्रतिस्थापन पर जोर दिया। The emphasis on developing a resource base also meant that export-oriented growth was limited.
इसका मतलब हुआ कि संसाधन आधार विकसित करने पर जोर देने का मतलब यह भी था कि निर्यात उन्मुख विकास सीमित रहा। This development strategy limited India's economic interaction with the outside world. हम यह कह सकते हैं कि इस विकास रणनीति ने भारत की बाहरी दुनिया से आर्थिक सहभागिता को सीमित कर दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, दैट इज एफ्रो एशियन यूनिटी के बारे में, मतलब कि एशियाई अफ्रीकी एकता के बारे में। Yet given its size, location and power potential, Nehru envisages a major role for India in the world affairs and especially in Asian affairs. हम ये कह सकते हैं कि फिर भी अपने आकार, भौगोलिक स्थिति और शक्ति संभावना को देखते हुए नेहरू ने विश्व मामलों और विशेषकर एशियाई मामलों में भारत की बड़ी भूमिका की परिकल्पना की। His era was marked by the establishment of contacts between India and other newly independent states in Asia and Africa. मतलब कि उनके दौर में भारत और एशिया तथा अफ्रीका के अन्य नए स्वतंत्र देशों के बीच संपर्क स्थापित हुए। Throughout the 1940s and 1950s, Nehru had been an ardent advocate of ASEAN unity. मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि 1940 और 1950 के दशक भर नेहरू एशियाई एकता के प्रबल समर्थक रहे। Under his leadership, India convened the Relations Conference in March 1947, 5 months ahead of attaining its independence. इसका मतलब हुआ कि उनके नेतृत्व में भारत ने मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया, जो स्वतंत्रता प्राप्त करने से 5 महीने पहले हुआ था। India made earnest efforts for the early realization of freedom of Indonesia from Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle. इसका मतलब हुआ कि भारत ने 1949 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर इंडोनेशिया को डच औपनिवेशिक शासन से शीघ्र स्वतंत्र कराने के लिए गंभीर प्रयास किए और उसके स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया। India was a staunch supporter of the decolonization process and firmly opposed racism, especially apartheid in South Africa. मतलब कि भारत उपनिवेशवाद उन्मूलन प्रक्रिया का कट्टर समर्थक था और नस्ल भेद, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, जिसे हम कहते हैं अपार्थीड, का दृढ़ विरोध करता था। The Afro-Asian Conference held in the Indonesian city of Bandung in 1955, commonly known as Bandung Conference, marked the zenith of India's engagement with the newly independent ASEAN and African nations. इसका मतलब हुआ कि 1955 में मतलब 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में आयोजित एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन, जिसे सामान्यतः बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है, नए स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की भागीदारी की चरम सीमा थी। द बांडुंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नाम, मतलब कि बांडुंग सम्मेलन ने आगे चलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब नाम की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। The first summit of NAM was held in Belgrade in September 1961. मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ। नेहरू वॉज अ को-फाउंडर ऑफ द नाम, मतलब कि नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन के सह-संस्थापक थे। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।